Hello students, how are you all? Welcome back to my channel. This is me Sakshi and today we are going to learn about class 12th NCERT chapter number 1 which is reproduction in organisms. So reproduction समझने से पहले reproduction word को समझना जरूरी है. Re means again, right? Production means to produce, to generate. तो इसका मतलब क्या हुआ? Again producing someone like you, right? तो एक ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, दैट इज व्हाट द रिप्रोडक्शन इज, राइट. तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? सो पहले हम रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं ना. री दैट इज अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस और टू जनरेट. अब एज वी सेड दैट रिप्रोडक्शन मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा जहाँ पर वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स और दैट मीन्स बेबीज. सो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ना. बायोलॉजिकल प्रोसेस, व्हाई इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस? क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स में होती है. तो इसे हम कहते हैं ये जो प्रोसेस है तो इसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अदर ऑर्गेनिज्म्स, राइट. तो वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अदर ऑर्गेनिज्म्स और द यंग वंस और द ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ. उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, राइट. ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन का पार्ट, राइट. अब बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, हमें एक ओवरव्यू पता है रिप्रोडक्शन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका. सो एज पर एनसीईआरटी वी विल गो लाइन बाय लाइन, राइट. वी विल फॉलो द एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी में सबसे पहले डिस्कस किया गया है अबाउट लाइफ स्पैन. तो लाइफ स्पैन क्या होता है सबसे पहले उसे जान लेते हैं. लाइफ स्पैन, सो लाइफ स्पैन क्या होता है? जीवन काल. जीवन काल मतलब एक पीरियड बर्थ से लेकर डेथ तक का एक जो पीरियड होता है, जो समय होता है, जो समय काल होता है, उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन. हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना अलग अलग लाइफ स्पैन होता है. तो मैं सिंपल वे में कहूंगी पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ. तो अब आप कहोगे ओके, ह्यूमन बीइंग्स यूजुअली 60 to 70 इयर्स का लाइफ स्पैन होता है. नाउ यू विल से कि वन एनिमल, आई मीन वन ऑर्गेनिज्म ऑफ पीपल, अ पर्सन हु डाइड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और समथिंग लाइक दैट, सो उसका लाइफ स्पैन अलग होगा. नो, here I'm not talking about the accidental death or any exceptional case where the person lives more than 100 years. यहाँ मैं बात कर रही हूँ नेचुरल डेथ की, राइट. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी स्पेसिफिकली नेचुरल डेथ. नेचुरल डेथ तो अगर कोई एक्सीडेंटल केस नहीं होता है बाय गॉड्स ग्रेस, तो एक नेचुरल पीरियड जो होता है, एक नॉर्मल पीरियड होता है, लाइफ स्पैन होती है, वो हर ऑर्गेनिजम्स की ऑलमोस्ट सेम होती है, राइट. लाइक हर ऑर्गेनिज्म इन वन स्पीशीज, लाइक इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स का सेम होता है, टॉर्टोइज अलग, हर स्पीशीज का अपना अपना लाइफ स्पैन होता है. ओके, सो एज पर द डेफिनेशन वी हैव लर्न द डेफिनेशन. अब जो लाइफ स्पैन होती है वो दो टाइप की होती है. वो शॉर्ट भी हो सकती है, वो लॉन्ग भी हो सकती है. शॉर्ट मतलब फ्यू डेज की भी हो सकती है, फ्यू वीक की भी हो सकती है, और लॉन्ग भी हो सकती है, लाइक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लाइक पीपल का पेड़ एंड टॉर्टोइज. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग लाइफ स्पैन. शॉर्ट लाइफ स्पैन जैसे फ्रूट फ्लाई, एक वीक तक रहती है सिर्फ, राइट. सो ये शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है. तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं. ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट. ये हो जाएगा हमारा सेकेंड, दैट इज शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग भी हो सकती है. शॉर्ट जैसे मैंने क्या बताया, फ्रूट फ्लाई, राइट. तो फ्रूट फ्लाई इसका अच्छा एग्जांपल हो जाएगा. देन लॉन्ग का अच्छा एग्जांपल है पीपल का पेड़ एंड टॉर्टोइज
ये हो जाएंगे एग्जाम्पल। अब शॉर्ट और लॉन्ग लाइफ स्पैन तो हमने देख ली। एक इम्पॉर्टेंट चीज लाइफ स्पैन के बारे में ये कि साइजेस का इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, लाइक इट्स नॉट कोरिलेटेड विद साइज। दैट मीन्स लाइफ स्पैन साइजेस के बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं करती। इसका मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म छोटा है साइज में, ऐसा नहीं है कि उसका लाइफ स्पैन वो छोटा होगा और ऑर्गेनिज्म जो काफी बड़ा है उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा। नो, क्योंकि हम देखें तो साइज एक पैरट का, एक क्रो का ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट, बट उनकी लाइफ स्पैन में काफी डिफरेंस होता है। दैट मीन्स क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है यूजली 15 ईयर्स होता है ना, बट पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स होता है ना। तो इसका मतलब क्या, दोनों के साइजेस ऑलमोस्ट सेम है लेकिन फिर भी लाइफ स्पैन में इतना ज्यादा अंतर। तो इसका मतलब हम ये समझे कि साइजेस का तो कोई लेना देना नहीं है लाइफ स्पैन से, है ना। ऑर्गेनिज्म कई बार बहुत छोटा होता है फिर भी उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होती है, और ऑर्गेनिज्म कई बार बहुत बड़ा होता है स्टिल उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। सो साइजेस पर रिलेट नहीं करते। सो क्या बोलेंगे, नॉट कोरिलेटेड विद साइजेस। विद साइजेस, ठीक है। तो साइजेस का इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। तो ये हो गई हमारी लाइफ स्पैन की बात। एनसीईआरटी में कुछ लाइफ स्पैन दी गई हैं, और जैसे डॉग की लाइफ स्पैन है जो कि 10 to 13 ईयर्स तक होती है, राइट। रोज की लाइफ स्पैन होती है लाइक फ्यू 7 ईयर्स लाइक दैट। एंड एलिफेंट की लाइफ स्पैन होती है 40 to 50 ईयर्स। क्रो की लाइफ स्पैन होती है 15 ईयर्स। एंड पैरट की लाइफ स्पैन होती है 140 ईयर्स, राइट। सो सबकी अपनी अपनी लाइफ स्पैन होती है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर मैंने कोई लाइफ स्पैन मिस की हो तो यू कैन राइट इट डाउन देयर, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसका वर्ड का जो वर्ड एनसीईआरटी में दिया गया दैट इज इमॉर्टिलिटी, राइट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इमॉर्टिलिटी। ओके, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज इमॉर्टिलिटी मीन्स? इमॉर्टिलिटी मीन्स अमरता। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मरे ना, अमर रहे, दैट मीन्स इट इज इमॉर्टल। सो ऐसा कोई है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पैदा तो होता है बट इट डजंट डाई? Because we know that everybody, every living being which take birth has to die once in their life, right? Of course. So they have to face it no matter what. We cannot run away with that. तो सबसे तो इसका जो जो इमॉर्टिलिटी है वो होगी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। हाउ, लेट्स सी इट। इमॉर्टिलिटी लाइक एक पेरेंट सेल है, आई एम राइटिंग ए पीसी, दैट मीन्स पेरेंट सेल। ये जो डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल्स में, I'm writing DC here, दो डॉटर सेल्स। अब ये जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो गई डॉटर सेल्स में, मतलब इसकी खुद की तो एक इंडिविजुअलिटी बची ही नहीं, राइट। ये जब खत्म ही हो गई, ये जब डिवाइड ही हो गई, इसने अपनी फिजिकल आइडेंटिटी लूज ही कर दी, तो ये मरेगी कैसे, राइट। तो ये मरी तो है ही नहीं, तो वी विल कॉल इट एज इमॉर्टल, ठीक है। सो एज इट्स लूज इट्स फिजिकल आइडेंटिटी, सो व्हाट आई राइट हियर फॉर द पेरेंट सेल इज, हियर आई एम राइटिंग अबाउट द पेरेंट सेल, राइट। तो मैं यहाँ पीसी लिख के लिख देती हूँ, lose their physical identity, ठीक है। सो दे लूज देयर फिजिकल आइडेंटिटी, इसी वजह से ये इमॉर्टल कहलाते हैं। तो ये हो गए हमारे फ्यू बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर, राइट। रिप्रोडक्शन के बारे में हमने एक ओवरव्यू ले लिया, हमने लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ लिया, हमने इमॉर्टिलिटी के बारे में पढ़ लिया। अब हम जाएंगे रिप्रोडक्शन में डीपर प्रोसेस में, राइट। सो व्हाट इज दिस थिंग, हम एनसीईआरटी पे फॉलो करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग इज रिप्रोडक्शन। तो मैं रब कर देती हूँ, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन सो यू कैन नोट इट डाउन एज वेल, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो रिप्रोडक्शन के बारे में और जानते हैं, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन तो हमने स्टडी कर ली है कि री मीन्स अगेन, प्रोड्यूसिंग मीन्स टू generate, to produce, and to produce what, to produce offsprings or to produce babies। तो हमने पढ़ लिया है, राइट। तो एक उसकी बेसिक डेफिनेशन भी हमने लिख ली थी ऑलरेडी कि इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज वो एक जैविक प्रक्रिया है इन विच वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द अदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ, राइट। तो दैट वाज अ डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन के बाद हम आते हैं उसकी इम्पोर्टेंस पर कि व्हाई इज दिस रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो एक्चुअली रिप्रोडक्शन की वजह से
जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू कर पाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना, लाइक इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, अगर हम सिंप्लीफाई वे में बोले तो। ओके, अगर इफ योर ग्रैंड पेरेंट्स वर देयर, दैट्स व्हाई योर पेरेंट्स केम, राइट, दैट्स हाउ यू केम, करेक्ट। सो ये क्या हो रहा है, ये जो प्रोजेनी है आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ रही है, राइट, यू विल ऑल्सो हैव योर बेबीज आफ्टर सम ईयर्स। सो ये जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो प्रोजेनी बढ़ रही है, वो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, व्हाई इज दिस, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। तो अगर हम सिंप्लीफाई वे में इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, that is its importance of reproduction। अगर मैं किसी डॉग की स्पीशीज एग्जाम्पल या किसी भी स्पीशीज में रिप्रोडक्शन अगर हम बंद करवा दें, राइट, फॉर एन एक्सपेरिमेंटल पर्पस, तो क्या होगा, उसकी जो स्पीशीज है वो वहीं पर एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, बिकॉज उसने तो रिप्रोड्यूस ही नहीं किया। हाउ विल इट्स हैव इट्स बेबीज, सो उसका जो प्रोजेनी है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो रिप्रोडक्शन इज द मैकेनिज्म जिसकी वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन वी हैव अवर बेबीज, वी हैव द प्रोजेनी, राइट। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म का, मीन्स हर ऑर्गन लाइक ईच वन स्पीशीज, तो हर स्पीशीज का अपना अपना एक रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म होता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज कैसे कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे हर स्पीशीज का अपना ओन मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम उसी के बारे में बात करेंगे, हर स्पीशीज का अपना अपना मैकेनिज्म होता है। तो हम इसको डेफिनेशन में लिख देंगे दैट एवरी स्पीशीज हैज इट्स ओन मैकेनिज्म। ठीक है, एवरी स्पीशीज हैज इट्स ओन मैकेनिज्म। कैसे मैकेनिज्म तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पर फर्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिप्रोडक्शन। तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं पहले फैक्टर्स, आप पूरा लिख लीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, हैबिटेट फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। हैबिटेट मीन्स जगह, कौन सी जगह पर ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो जहां पर वो रह रहा है, प्लेस वेयर इट लिव, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसकी रिप्रोडक्शन में, राइट। अगर ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है, देन इट विल रिप्रोड्यूस एक्सटर्नली, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन करेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना। और लैंड स्पीशीज की कुछ बात करें, जैसे कि ह्यूमन बींग्स अगर हम बात करें, तो ह्यूमन बींग्स डज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट। सो व्हाट इज दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये हम पढ़ेंगे, बट हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हैबिटेट फैक्टर्स जो है। सबसे पहला जो फैक्टर है हैबिटेट, इस प्लेस वेयर इट लिव्स, उसके बेसिस पर ये दो टाइप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन and the other is internal fertilization. एक्सटर्नल, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फ्रॉग्स की या फिर जो पानी में रहने वाले और इंडिविजुअल्स हैं उनकी, तो क्या होता है, अगर वो पानी में रह रहे हैं तो वो चाहेंगे कि उनके गैमेट्स पानी में जाकर फ्यूज करें, राइट। तो मेल विल प्रोड्यूस इट्स गैमेट, फीमेल विल प्रोड्यूस इट्स गैमेट एंड दे विल फ्यूज इन द वाटर, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मीन बाहर एंड फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। तो कहाँ पर फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, पानी में, दैट मीन्स बॉडी के बाहर, राइट, बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वाटर स्पीशीज में ही होगा, जैसे कि, है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स बॉडी के अंदर जो हो रहा है ना, बॉडी के अंदर, दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स की बात करें हम, वहाँ क्या होगा, मेल रिलीजेस इट्स स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी, वेयर ये जो स्पर्म है वो फीमेल के ओवा के साथ मिक्स करेगा, फ्यूजन करेगा एंड देन प्रोड्यूस द जाइगोट। सो ये क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन वेयर दिस फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, इंटरनली, इंटरनली मीन्स अंदर हो रहा है ना, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ये ह्यूमन बींग्स में देखने मिलता है, ह्यूमन मदर।
तो ये हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट। तो मैं इसी की बात कर रही थी कि एवरीबडी हैज इट्स ओन मैकेनिज्म। पानी में रहने वालों का अपना अलग मैकेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स का अपना अलग मैकेनिज्म है, तो सबका अलग मैकेनिज्म होता है। द अदर factor is the habitat. After the habitat we have internal physiology. Internal physiology हमारे शरीर के अंदर की जो फिजियोलॉजी होती है उसके बेसिस पर दो टाइप से अगेन रिप्रोडक्शन हो सकता है। व्हाट इज दिस? लाइक नॉट रिप्रोडक्शन, एक्चुअली प्रोड्यूसिंग बेबी, राइट। सो हम क्या कहेंगे, ओवीपैरस एंड विवीपैरस, दो टाइप से बच्चे बॉडी के बाहर आ सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल फिजियोलॉजी के बेसिस पर ओवीपैरस हो सकता है ऑर्गेनिज्म, ओवीपैरस, एंड सेकंड वन इज विवीपैरस। नाउ व्हाट डज दैट मीन? और ओवीपैरस मीन्स जब ऑर्गेनिज्म अंडे देता है, राइट, अंडे में उसका बच्चा होता है, राइट, तो हम बोलेंगे ओवीपैरस, दैट मीन्स एग लेइंग, and viviparous, it means direct birth. डायरेक्ट बर्थ हो रही है यहाँ पर, है ना, लाइक बॉडी से डायरेक्ट बेबी निकल के आ रहा है। दैट मीन्स मैमल्स की बात करें हम तो मैमल्स में क्या होता है, डायरेक्ट बर्थ देखने मिलती है हमें। लेकिन अगर हम बर्ड्स की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, तो वहाँ क्या होता है, एग लेइंग, दैट मीन्स दे आर ओवीपैरस, ठीक है। तो ये भी एक मैकेनिज्म है, तो इसलिए मैं बोल रही थी एवरी स्पीशीज हैज इट्स ओन मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओन मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज, राइट। तो इसीलिए एवरीबडी हैज इट्स ओन मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो गई बात फैक्टर्स की। ये जो दो फैक्टर है आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख सकती हूँ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। ओके, मैं लिख देती हूँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मैंने डिस्कस किया पहले ही, एक्सटर्नल मीन्स जहाँ पर मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करेगा पानी में आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल, एंड वहाँ पर फीमेल भी करेगी प्रोड्यूस, एंड देन दे मिक्स अप इन द वाटर, राइट। सो व्हाट आई से, मेल स्पर्म fertilizes the female sperm outside the body, right? Male sperm fertilizes female ova. मैंने पहले sperm बोल दिया था क्या? तो it's ova, right? So male sperm fertilizes female ova outside the female body. Okay. And internal fertilization में क्या होता है? Similar. Male sperm fertilizes female ova but inside the female body. Okay. तो ये हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। ओके, अगर हम बात करें ओविपैरस और विविपैरस की, तो ये डायरेक्टली लिखा है, दैट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। ओविपैरस दैट मींस एग लेइंग होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, एंड विविपैरस जो कि डायरेक्ट बर्थ देते हैं, ठीक है, जैसे कि मैमल्स। तो ये हो गए फैक्टर्स जो कि रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। So you can either pause and write it down, or you can take a screenshot and go ahead. So now we'll talk about types of reproduction, right? किस किस प्रकार की रिप्रोडक्शन होते हैं। तो दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन देखने मिलते हैं, राइट? दैट इज फर्स्ट asexual reproduction, second one is sexual reproduction, ठीक है। तो asexual reproduction means in which only one parent participate and produce its offspring, ठीक है। And sexual means in which two parents participate, the male and the female, and they produce their babies, ठीक है। तो हम ये नोट डाउन कर लेते हैं। टाइप्स, फर्स्ट asexual and the second one is sexual, right? तो सबसे पहले हम asexual के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। What is asexual reproduction? So asexual reproduction
व्हाट डज दैट मीन? एसेक्सुअल में जैसे मैंने कहा सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, वन सिंगल पेरेंट, तो मैं यहाँ पहला पॉइंट लिख देती हूँ, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट, और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे मोनरेंस में हो गया, यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट में देखने मिल गया, एंड लोअर प्लांट्स जैसे कि एल्गी उनमें देखने मिलता है, राइट। तो मैं ये लिख देती हूँ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलता है, occurs in simple organisms, ठीक है। जैसे कि क्या एग्जाम्पल होगा इसके, मोनरेंस, यूनिसेल्युलर दैट मीन्स सिंगल सेल प्रोटिस्ट एंड लोअर प्लांट्स जैसे कि एल्गी, इनमें ये देखने मिलता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, ये सिंगल ऑर्गेनिजम्स में होता है, और ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, आई मीन ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है एंड सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें जो होता है, वन यूनिक पॉइंट अबाउट देम इज देयर एग्जैक्टली कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, एंड ऑफ कोर्स दे आर आइडेंटिकल टू वन अनदर। ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं आपस में तो आइडेंटिकल होते ही हैं, बट दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स ऑल्सो। अब हम ये भी जानेंगे कि क्यों ये एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स की, लाइक 100% कॉपी, ठीक है, 100% सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट लिख देते हैं, सिमिलर टू वन अनदर, and exact copies of their parents, ठीक है। तो ये चीज पता चल गई। नाउ द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हो गया, दैट मींस नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इनके ऑफस्प्रिंग को बोलते हैं क्लोन्स, ठीक है। नाउ व्हाई दे आर नोन एज क्लोन, हम ये भी जानेंगे, क्लोन, राइट, बिकॉज ये एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं आपस में भी, और ये पेरेंट्स के भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं, राइट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज क्लोन्स। तो ये मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते ही हैं, बट दे आर जेनेटिकली ऑल्सो वेरी सिमिलर, ठीक है। वाई दे आर जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दैट मीन्स कोई भी सेकेंड ऑर्गेनिज्म आके पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दैट मीन्स सिर्फ एक ही पेरेंट का जीन यहाँ पर होगा, राइट। कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म आएगा तो क्या होगा, एलिमेंट्स एडप्ट करेगा, जीन्स एडप्ट करेगा, इस पूरी प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ जीन जेनेटिक मैकेनिज्म आ सकता है। तो यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट होने की वजह से यहाँ पर जेनेटिकली ये ऑफस्प्रिंग जो है अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होंगे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म पूरे प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करने आ रहा, कोई भी सेकंड ऑर्गेनिज्म, एंड कोई भी सेकंड ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरे प्रोसेस में एलिमेंट ऐड नहीं कर रहा या में जीन्स ऐड नहीं कर रहा। सो ये चीज है। सो व्हाट आई विल से इज जेनेटिकली सिमिलर as well as morphologically similar. मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मतलब दिखने में सिमिलर, ठीक है, ये आपस में बिल्कुल सेम दिखेंगे, है ना, पेरेंट्स के भी और आपस में भी, तो मॉर्फोलॉजिकली। जेनेटिकली मीन्स अंदर से जीन्स के बेसिस पर भी ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, क्या हम मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर है? नो, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हम आते हैं, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों के गैमेट्स मिल रहे हैं, वो फ्यूज कर रहे हैं, देन जाइगोट बन रहा है, तो हम अपने पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन है ना, हम अपने पेरेंट्स की जीन्स का कॉम्बिनेशन है, एग्जैक्ट कॉपीज तो नहीं है। आर यू एग्जैक्ट कॉपीज, 100% एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देम योर पेरेंट्स? नो, you may look similar to your father, your mother, but you are not exact copy, 100% exact copy, no, right? So that's why they are known as asexual, and ये है इसकी जो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब
हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एज वी डिस्कस दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ऑपोजिट सेक्सेस पार्टिसिपेट करते हैं, बोथ पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देन दे reproduce, they fuse their gametes, right, and then they produce their babies, right. So this is the mechanism जहाँ पर fusion होता है मेल का and female gametes का, right. That means male sperm का and female ova का, and when they combine, that becomes the zygote, right. Unlike this asexual reproduction जहाँ पर तो simple एक one cell involved है और जो कि एक single cell है अपने daughter cells में divide हो जाएगी and reproduction करेगी, right. So that is the one mechanism and the sexual reproduction is the other mechanism of reproduction, ठीक है। हम इस sexual reproduction को डिटेल में, asexual reproduction को डिटेल में पढ़ेंगे, its types of asexual reproduction। तो सबसे पहले हम sexual को जान लेते हैं, its overview, and then we'll talk about again the types of asexual, ठीक है। तो हम basic information asexual की तो ले ली है, अब हम sexual के लिए लेते हैं। ओके, सो अब asexual के बाद नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं या बोथ द सेक्सेस पार्टिसिपेट इन देम, राइट, बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट। तो इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनलाइक द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ये जो पेरेंट्स, ये जो प्रोजेनी होती है अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर दोनों पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है, दोनों जीन्स का पार्टिसिपेशन होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर पहला पॉइंट लिख दूंगी, ओके, लेट्स टेक दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now I will write what? I will write the first point, both sexes participate या फिर both the parents participate या both the like fusion of both the gametes, right। तो उसे हम कहते हैं sexual reproduction, okay। यहाँ पर अनलाइक जो asexual में था सिंगल पेरेंट, यहाँ पर दोनों पेरेंट हैं। वहाँ पर ये जो क्लोन्स थे, they were exact copies of their parents and identical to each other, but यहाँ पर the babies or offsprings are not the exact copies of parents, as I said, because दोनों पेरेंट्स का गैमेट का पार्टिसिपेशन है यहाँ पर। तो फ्यूजन की वजह से जो जाइगोट होगा वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई विल राइट हियर इज, ओके, सो एज अ सेट मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, तो आप वो पॉइंट भी लिख सकते हैं। मैं लिख देती हूँ, मॉर्फोलॉजिकली and genetically different, okay, morphologically and genetically ये different होता है। Now the next thing is, यहाँ पर फ्यूजन देखने मिलता है, राइट। मेल एंड फीमेल गैमेट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोथ सेक्सेस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, राइट। तो मेल भी अपना गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल भी अपना गैमेट प्रोड्यूस करेगी, एंड आफ्टर दैट दे विल फ्यूज एंड दे विल प्रोड्यूस अ जाइगोट, जिसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हमें देखने मिलेगा। It can be both internal as well as external, as we discussed earlier also, internal as well as external। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल क्या, मेल गैमेट क्या, स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी स्पर्म एंड ओवा, एंड इनके फ्यूजन के बाद जो बनेगा वो जाइगोट होगा, देन द जाइगोट विल डेवलप एंड फॉर्म अ बेबी। तो जाइगोट जो होता है वो बनता है आफ्टर फ्यूजन, राइट। सो दिस वाज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So now we have a basic information about the asexual reproduction as well as the sexual reproduction. Now
इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, कि कौन कौन से टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं एंड क्या क्या मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, हाउ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। So that's enough for today's class. So make sure that you revise all these things and do take care of yourself. Let's meet in the next class. Bye bye. Take care.